आज जो हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। चलिए, तो हम लोग जैसे क्या था कि न्यूटन साहब ने बताया था पॉइंट मास के लिए कि अगर दो पॉइंट मास है ना, एक m1 है और दूसरा अगर मान लीजिए m2 है, और ये एक दूसरे से x डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उन्होंने कहा था कि ये दोनों मासेस एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के मल्टीप्लीकेशन के और इनके बीच के डिस्टेंस के 1/x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, या फिर हम लोग ऐसे बोलते थे कि Fg इक्वल टू क्या, कैपिटल G m1 m2 बाई x², ऐसा हम लोग बोलते थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े ही होंगे, जहां पे जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। न्यूटन साहब ने पॉइंट मास के लिए बात कही थी, सेम चीज सेम बातें कूलम्ब साहब ने कहा था पॉइंट चार्ज के लिए। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ, उन्होंने कहा था कि अगर दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, अगर मैं इसको प्लस Q1 मान लेता हूं और इसको मैं प्लस Q2 मान लेता हूं, तो उन्होंने बताया कि था कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं, दो चार्जेस हैं, स्टैटिक है और पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक होना और पॉइंट चार्ज होना बहुत जरूरी है। ये रेस्ट हो और पॉइंट चार्ज हो, तो उन्होंने क्या बताया था कि उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसको हम लोग कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, Q1 Q2 इनको हम मॉड में लेते हैं, एक्चुअली हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। और क्या कहा था उन्होंने कहा था कि इसके बीच के डिस्टेंस को अगर मैं x रखता हूं तो बोलते हैं कि 1/x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर कूलम्बियन फोर्स को ऐसे बोल सकते हैं Fc इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 बाई x²। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं, हम लोग थोड़ी सी बात समझते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों सिमिलर चार्जेस है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैं बोलता हूं ये चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है F12, या फिर इसको मैं बोलता हूं F21 द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 22 ऑन चार्ज Q1, है ना। इनका जो देखिए डायरेक्शन तो अलग अलग है, इनका डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, और ये फोर्स हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगेगा, इसी के लाइन के लॉन्ग लगेगा। ये दोनों चार्जेस स्टैटिक होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए, और दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये मूव कर रहा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या फिर एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो अगर ये रेस्ट रहेगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और हम हमेशा तभी यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स लगा पाएंगे। अगर ये मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, ये लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ है। दूसरा मैंने बोला यहाँ पे पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज ना हो करके अगर हम कोई एक बॉडी ले लेते हैं, है ना, पॉइंट चार्ज ना हो एक बॉडी हो जाए, तो क्या होगा, वहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से गलत तरह का भी चार्ज वहां पे जनरेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक, अच्छा चलिए, तो इसकी वैल्यू होगी इसका Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और उसके बीच डिस्टेंस का 1/x²। इसको Fc इक्वल टू K Q1 Q2 बाई x² बोलते हैं। K को क्या बोलते हैं, K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे G बोलते थे वैसे यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन K के बेसिस से बहुत सारे ये K जो है, जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा K पे, और K डिपेंड करेगा मीडियम पे, है ना। तो अभी आगे इसकी बात हम करेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम पे कैसे ये फोर्स डिपेंड करता है, कैसे ये मीडियम पे फोर्स डिपेंड करता है कि इनके अगर इनके बीच में हम लोग जो है कोई और मीडियम ला दें, वैक्यूम ला दें तो क्या होगा, स्पेस ला दें तो क्या होगा, सारी चीजें चर्चा करेंगे आगे अभी, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझना अपने को। ठीक बात, तो अच्छा, अगर इसी बात को मैं कहूं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये तो कूलम्ब्स लॉ आ गया, और इसका वेक्टर फॉर्म में जरा हम लोग देख लें, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, जरा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए, तो ये तो कूलम्ब्स लॉ था, अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये एक ओरिजिन है, ये ओरिजिन है,
ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमें मान लेते हैं एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, और यहाँ जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए R1 है, और यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया R2 है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने बात करा ही था। इसको अगर मैं ऐसे मिलाता हूं, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्गिंग फोर्सेस लगेंगे, ये F12 होगा और ये F21 होगा। ठीक बात। ये क्या होगा, ये इस पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखा सकते हैं क्या कि R2 माइनस R1, या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर R21 ऐसे दिखा सकते हैं, है कि नहीं? तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ लगाइए यहाँ पे, तो कूलम्बियन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड होता है, बाई इसके बीच का ये डिस्टेंस, इसके बीच का ये वैल्यू, तो कितना आ जाएगा भाई R21। और हम लोग क्या बोले किस पे लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो R² हो गया और इसका यूनिट वेक्टर लिख लें, यूनिट वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R21 का पोजीशन वेक्टर बाई R21 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू अगर उठा के हम इस इक्वेशन में रख दें तो क्या हो जाएगा बताइए, FC वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R21 का पोजीशन वेक्टर। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जरा इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम आप जो फोर्सेस देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाते हैं हम लोग। इसको हम हटाते हैं, जरा देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाते हैं। जैसे अगर कोई एक चार्ज है और उस चार्ज से x1 x2 x3 ऐसे डिस्टेंसेस पे अदर चार्जेस रखे गए हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं, लिख लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन लॉ ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, जरा देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे चार्ज Q है और मैं कहता हूं कि यहां से ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और यहां से ये Q3 चार्ज है। ये x1 है जिसका पोजीशन, ये x2 पोजीशन पे है, ये x3 पोजीशन पे है। ठीक बात। तो अगर हम लोग कहेंगे तो क्या बोलेंगे भाई कि इस ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्जेस है। तो क्या होगा, ये Q1 की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको मैं F1 नाम दे देता हूं। ये Q2 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मैं इसका नाम F2 दे देता हूं। और Q3 की वजह से एक फोर्स F3 लग गया, जिसका नाम मैंने F3 दे दिया। अब एक बात देखिए जरा, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये F1 F2 पे डिपेंड नहीं है, F2 F3 पे डिपेंड नहीं है, लेकिन इन तीनों का अगर हमें नेट निकालना होगा, F नेट निकालना होगा, तो F नेट अपन लोग कैसे लिखेंगे, F नेट इसको लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3। और F1 की बात हम करें तो F1 क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू जाएगा K Q1 बाई R1 का स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं लिखूंगा, R1 बोले तो यहाँ पे x1 लिया मैंने, x1 का स्क्वायर। और मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, x3 और यहाँ पे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ x1। ठीक। अगर इसी तरह मुझे F2 लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, अगर मुझे F2 लिखना हो तो क्या लिखूंगा, F2 इक्वल टू लिखूंगा K Q2 बाई x2 का Q और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ x2। अगर F3 लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q3 और क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ x3 बाई कितना, x3 का Q, है ना। अब इन तीनों को इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, F नेट मिल जाएगा। और यही कहता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ द फोर्सेस। हम क्या करेंगे बोलिए, F नेट की वैल्यू रख दें तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट की वैल्यू K Q1 बाई x1 Q इंटू x1 का पोजीशन वेक्टर प्लस K Q2 बाई x2 Q इंटू x2 का पोजीशन वेक्टर और प्लस K Q3 बाई कितना, x3 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम।
अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होता है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बात करता हूं मैं, जैसे मैं कहूं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये 1 मीटर पे रखा गया है, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज है, ठीक बात, और फिर एक 1 मीटर पे एक और रख दिया गया है 1 कूलम का चार्ज, और तीनों पॉजिटिव। मैं कहता हूं कि यहाँ पे बताइए इस 1 कूलम चार्जेस पे ये इसकी वजह से इस चार्ज, ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। मैं कह रहा हूं कि ये 1 कूलम का जो चार्ज है इस पे B की वजह से कितना फोर्स लग रहा है और C की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, बताइए नेट फोर्स इसमें कितना लग रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ये बोलेंगे भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव, इस पे जो फोर्स लगेगा वो F1 या इस पे भी इसकी वजह से फोर्स, दोनों का डायरेक्शन है, इसको सब निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F नेट इक्वल टू कितना, बोलिए K, Q1 की वैल्यू कितना है 1, Q2 की वैल्यू है 1, कितनी डिस्टेंस पे है 1 मीटर पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां से लिख सकते हैं कितना, बोलिए ये 1 कूलम है 1 इंटू के, ये 1 कूलम और ये 1 कूलम, 1 का स्क्वायर बाई, अब यहां से कितना डिस्टेंस पे 1 मीटर 2 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे और वैल्यू कितनी आएगी के कॉमन कर लीजिए आप 1 प्लस 1 बाई 4, सम कर लीजिए के इंटू 5/4, ये आपका आ गया नेट वैल्यू। अच्छा इसी से जुड़े एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, सेम चीज यही रहेगा लेकिन उसमें क्या होता है कि एक सीरीज दे देती है, इस तरह क्वेश्चन एक जेईई मेंस में पूछा हुआ है, वो एक सीरीज दे देगा और उस सीरीज का आपको पहचानना होगा। इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बन जाएगा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी में कि अगर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज है और ये 10 mm पे रखा गया है, ठीक, यहाँ पे जो है ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 10 mm की है और ऐसे करते हुए यहाँ पे Q10 है, ठीक। अगर मैं कहता हूं कि ऐसी स्पेसिंग है, सबके बीच में 10 mm का स्पेसिंग है, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे जो चार्ज है वो -10 प्लस 10⁻⁸ कूलम है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8 × 10⁻⁸ कूलम है, और ऐसे करते करते यहाँ पे 1000 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज रखा गया है। तो बताइए इन सारे चार्जेस की वजह से ये 1 कूलम जो चार्ज है उसके लगभग नेट फोर्स वैल्यू बताइए कितना होगा। वही कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो F नेट हम लोग क्या करेंगे बताइए, F नेट हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई x², ये तो फॉर्मूला था। Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है और Q2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10⁻⁸। बोलिए भाई ब्रजेश कितना होगा, यही होगा ना, हाँ। और x की वैल्यू जो है 10 mm है, तो mm को हम लोग क्या करें 10 mm है तो mm को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे लोग 10, भाई अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 mm is 10⁻³ मीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 mm इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करना हो 10 × 10⁻³ मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 10⁻² मीटर है कि नहीं, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबने। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे रख लीजिए 10 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना k और वैल्यू है 8, 1 × 8 × 10⁻⁸ बाई कितना, ये यहां से देखिए स्पेस कितना है, ये 10 mm, ये 10 mm, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 mm, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 20 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक बात। और ऐसे ही करते कराते ऐसे ये केवल इस वाले चार्ज के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 × 10⁻⁸ k × 1 बाई कितना भाई ये 10 और ऐसे करते 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें k बाहर हो सकता है, k × 10⁻⁸ बाहर हो जाएगा, बाई नीचे कितना बाहर हो जाएगा 10⁻⁴। अगर हम बाहर कर रहे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, ऊपर मिलेगी 1 और नीचे भी मिलेगा 1, तो इसको हम लिख लें 1³ इसको लिख लें 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 का क्यूब और यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर और ऐसे यहाँ पे 10 का क्यूब बाई क्या 10 का स्क्वायर। या फिर ये सीरीज कैसे कन्वर्ट हो जाएगी k × 10⁻⁸ बाई 10⁻⁴ और यहाँ पे कितना 1
2 और ये क्या हो गया 3, ऐसे करते करते 10 तक। और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लेंगे n प्लस 1/2 से n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 11/2 आ जाएगा ये 55। इसकी वैल्यू कहाँ रख के यहाँ पर रख दें, कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए, k इंटू 10⁻⁸/10⁻4 इंटू 55 कैलकुलेट कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें ज्योमेट्री कैसे इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेते हैं, लगे आपको। इसमें ज्योमेट्री हम इन्वॉल्व करके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कभी कई बार दे देगा कि स्क्वायर को दे देगा, बोल देगा स्क्वायर में 4 चार्जेस हैं, एक चार्ज का जो है साइन अलग कर देगा, कभी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कभी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और सबका एफ नेट पूछेगा, या फिर किसी एक ट्रायंगल में भी पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे बोल सकता है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और ऐसा बोल दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और अगर मैं बोलूं कि ये प्लस Q1 चार्जेस है, ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्जेस है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस a है, ये a है, तो बताइए a और b की वजह से, इस a और b की वजह से c में टोटल एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी। प्लस Q और प्लस Q, ये a और b जो प्लस Q चार्जेस, इन दोनों का नेट फोर्स c में कितना लगेगा। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस बात है रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस बात है रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। इनके बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक, अच्छा यहाँ फोर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, k Q²/a² हो जाएगा। यहाँ फोर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, F = k Q²/a² हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री दिया हुआ है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालना जानते ही हैं, ये F1 और ये मान लीजिए F2 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इनके बीच के एंगल दो वेक्टर का। वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, F net = हो जाएगा F net = अंडर रूट कितना F का स्क्वायर प्लस 2F cos कितना 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, कैंसिल हो जाएगा है ना। तो कितना हो जाएगा देखिए F² प्लस 2F² इंटू 1/2 कट गया, F² कितना हो जाएगा √3 F की वैल्यू कितना था k Q²/a² √3, इसका आंसर हो गया। ठीक, कोई जरूरी हर बार ऐसे दिएगा, हो सकता है कि ऐसे लगे कि ये जो चार्ज है वो ये दोनों पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव चार्ज है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा करते कि जो C वाला चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, ये C पे जो चार्जेस रखा दिया गया वो निगेटिव कितने दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, तो ये फोर्स लग गया F और यहाँ पे फोर्स लग गया F। चूंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्सेस इक्वल ही होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ इसकी वैल्यू k Q²/a², यहाँ पे भी लिख सकते हैं k Q²/a², इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। फिर से वही बात, F net निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग F net की वैल्यू, और F net की वैल्यू फिर से यही आ जाएगा। ठीक बात, चलिए ये दो चीजें समझ में आया। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक उसको कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसको कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन जो इसमें बेस्ड होंगे एक और लेक्चर बनाएंगे उसमें डालेंगे हम, है ना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि अगर मान लीजिए एक ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर दे दिया, इस स्क्वायर पे ये स्क्वायर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कह देगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो A B C, ये A B C की वजह से यहाँ पे B बताइए एफ नेट कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए A है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए k Q²/a², यहाँ पे क्या आएगा k Q²/a²। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा इन दोनों का फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आएगा, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा √2 कितना k Q²/a² करके देख लीजिएगा ना हो तो, है ना।
तो ये आएगा √2k² और यहां देखिए फोर्स और है, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर भी एक फोर्स लगेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2a हो गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये वाला फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा k² बाई √2a का स्क्वायर मतलब 2a²। अब ये दोनों फोर्सेस और ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है क्या, दोनों का सम कर लेंगे F नेट निकल जाएगा और यहां से हम लोग फिर F नेट टोटल फोर्सेस पे लगने वाला फोर्स वैल्यू लिख सकते हैं क्या, k² a² प्लस कितना √2k² और कितना √2k² बाई a², इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी न्यूटन्स लॉ कूलॉम्स लॉ पे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको भी डाल देंगे, आप एक बार देखिए और जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।